देखो जैसे हमने बताया आपको कि अनडिफाइंड फॉर्म्स है ना। अब देखो अनडिफाइंड फॉर्म्स, जैसे हम लोगों ने अभी 1⁻∞ वाली अनडिफाइंड फॉर्म को सीखा। देखो जैसे एक फॉर्म होती है 0⁻0 ∞⁻0। देखो जैसे हम कहें 0⁻0 और ∞⁻0। देखो अगर मान लो इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना होगा। देखो ध्यान दो एक बात और पहले, जैसे मान लो अगर हम एक फंक्शन लें x⁻x, ठीक है, और हम आपसे पूछें कि इसका डोमेन क्या होगा बताइए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लिया y=x⁻x और मैंने आपसे पूछा इस फंक्शन का डोमेन बताइए क्या होगा। अब देखो क्या होगा, जैसे x⁻x, ठीक है, देखो होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि जैसे मान लो अगर हम कभी भी नेगेटिव नंबर की पावर लें या पॉजिटिव नंबर की पावर लें तो कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, अगर हम नेगेटिव की पावर लें या पॉजिटिव की पावर लें तो कुछ बातें हमेशा देखो हमको माइंड में रखनी पड़ती हैं। देखो ऐसा होता है, थोड़ा बेसिक से समझो इस बात को। एक्चुअली क्या होता है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में है ना एक थ्योरम होता है, इस थ्योरम का नाम होता है डी मोइवर्स थ्योरम, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक थ्योरम होता है और इस थ्योरम का नाम होता है डी मोइवर्स थ्योरम। देखो डी मोइवर्स थ्योरम ये कहता है कि अगर मान लो, देखो जैसे क्या होता है, अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z, तो z होता है x+i/, है ना, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। z को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें x और y दोनों रियल होते हैं और i का मतलब होता है √-1, है ना। देखो मैं थोड़ा आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बता रहा हूं। एक्चुअली क्या है, हमें x⁻x का डोमेन चाहिए था, है ना, और एक्चुअली बेसिकली हमें क्वेश्चन तो ये करना था लिमिट का 0⁻0 और ∞⁻0 अगर कभी आ जाए तो क्वेश्चन कैसे करना होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा समझना चाहते हैं तो कुछ बेसिक समझने बहुत जरूरी है। देखो जैसे इस क्वेश्चन का डोमेन क्या होगा, अब इसका डोमेन निकालने के लिए कुछ और बेसिक सीखने पड़ेंगे। जैसे हम आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर पर ले गए, देखो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को z कहते हैं और z होता है x+i/y, जिसमें i होता है √-1 और x और y दोनों के दोनों रियल होते हैं। अब देखो अगर x और y रियल हैं तो हम y को 0 ले सकते हैं। अगर y को 0 ले लेंगे तो z x हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर x और y रियल हैं तो y को 0 भी लिया जा सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर, देखो z x, x का मतलब रियल नंबर, यानी हम कह सकते हैं एवरी रियल नंबर इज ए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। मतलब जितने भी हमारे रियल नंबर हैं वो एक्चुअली एक टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं। तो जो बातें कॉम्प्लेक्स नंबर पे ट्रू हैं वो बातें रियल नंबर पे भी ट्रू होंगी, क्योंकि देखो स्पेशल केस में अगर हम y को 0 ले ले तो z x के बराबर हो गया। तो स्पेशल केस में जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर के बराबर हो जाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज ए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो एक्चुअली डी मोइवर्स थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है, लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे लग रही है तो रियल नंबर पे भी लगेगी, क्योंकि रियल नंबर भी एक टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब रियल नंबर को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर स्पेशल केस में रियल नंबर के बराबर भी हो सकता है। तो अगर कोई थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है इसका मतलब वो थ्योरम रियल नंबर के लिए भी है। देखो डी मोइवर्स थ्योरम कहता क्या है, डी मोइवर्स थ्योरम कहता है कि मान लो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी पावर n है, n का मतलब इंटीजर, है ना, तो इसका एक आंसर होगा,
इस क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर होगा। जैसे मान लो आप 2 की पावर 4 लेते हैं तो कितना होगा बोलो 16, या -3 की पावर मान लो आप 3 लेते हैं तो कितना होगा -27, है ना। अगर पावर इंटीजर है तो उसका एक ही आंसर आएगा, ओनली वन आंसर, है ना। डी मॉर्गन थ्योरम का देखो पहला स्टेटमेंट ये है कि अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और उसकी पावर इंटीजर है देन वी हैव ओनली वन आंसर, उसका सिर्फ एक आंसर आएगा। अब ये बात कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सही है तो ये रियल नंबर के लिए भी सही होगी, क्योंकि रियल नंबर भी एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। लेकिन अगर मान लो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर फ्रैक्शन लें, मान लो p/q लें, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर फ्रैक्शन लें, फ्रैक्शन का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब फर्दर कैंसिल ना हो, जैसे मान लो हम लें 2/6 तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये 1/2 इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना। जैसे मान लो हमने लिया 3/5, अब देखो किसी भी नंबर से कटेगा नहीं, तो इस प्रकार का फ्रैक्शन चाहिए जो फर्दर किसी नंबर से कैंसिल ना हो, ठीक है। तो मान लो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर p/q लिया, p/q का मतलब रैशनल नंबर, तो ये थ्योरम कहता है कि दिस टर्म हैज q डिफरेंट आंसर्स, है ना। तो देखो ये थ्योरम कहता है कि अगर पावर p/q है तो इस नंबर के q अलग अलग आंसर्स होंगे, है ना। अगर पावर p/q है तो इसके q अलग अलग आंसर्स होंगे, मतलब अब इसका एक आंसर नहीं आएगा। जैसे मान लो अगर हम कहते हैं 8 की पावर 1/3 तो अब ये कहता है कि इसके 3 आंसर होंगे, है ना। 8 की पावर 1/3 के 3 आंसर्स निकलने चाहिए, है ना। 8 की पावर 1/3 के 3 डिफरेंट आंसर्स निकलने चाहिए। तो मतलब जितना Q होगा उतने ही अलग अलग आंसर होंगे। जैसे मान लो हमने आपको 8 की पावर 1/3 का एग्जांपल दिया। अब जैसे कोई हमसे कहे कि भाई 8 की पावर 1/3 है, जैसे कोई हमसे ये कहे कि 8 की पावर 1/3 है तो इसके 3 आंसर क्या होंगे, कैसे होंगे बताओ, है ना। 8 की पावर 1/3 है मान लो, अब इसके 3 आंसर क्या निकलेंगे वो आंसर बताइए। तो हमने कहा अच्छा चलो देख लेते हैं, ठीक है। मान लो इसको हमने x मान लिया, है ना, तो दोनों तरफ पावर 3 कर दिया तो x³ बराबर 8 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं x³ - 8 बराबर 0। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं x³ - 2 की पावर 3 बराबर 0। अब देखो a³ - b³ का फार्मूला लगा सकते हैं, है ना। क्या होगा बोलो, a - b सेकेंड ब्रैकेट में a² + b² + ab = 0, है ना। a³ - b³ का फार्मूला लगा सकते हैं। देखो क्या हो रहा है, ये एक फैक्टर है, इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब देखो ये दूसरा फैक्टर है, इससे x निकालें, वही फार्मूला क्या, -b + √b² - 4ac/2a। देखो x की 2 वैल्यूज और आ गई, लेकिन देखो समस्या ये है ये वैल्यूज इमेजिनरी है, तो इसके 3 आंसर हैं जिनमें से एक आंसर रियल है, बाकी दोनों देखो रूट के अंदर नेगेटिव है। रूट के अंदर नेगेटिव क्या होता है बोलो, इमेजिनरी। तो इसीलिए जब भी हमें मैथ्स में 8 की पावर 1/3 चाहिए होता है, एक्चुअली इसके 3 आंसर हैं, लेकिन हम जनरली इसका आंसर 2 मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि बाकी दोनों आंसर इसके इमेजिनरी है। देखो रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब आंसर इमेजिनरी, वो आयोटा में आएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, इसके 2 आंसर इमेजिनरी हैं, इसलिए बाकी नहीं लिखते हम, है ना, एक ही आंसर लिखते हैं। हाँ,
अगर ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में ही आ जाए तो हमें फिर तीनों आंसर बताने पड़ते हैं, क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो वहां पर इमेजिनरी नंबर के बारे में ही हमको पढ़ना पड़ता है। तो अगर यही क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में आता है तो 8 की पावर 1/3 का एक नहीं बल्कि तीनों आंसर हमें लिखने पड़ते हैं, ध्यान दो, है ना। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा अगर कहीं भी ये क्वेश्चन आएगा तो हम इमेजिनरी वैल्यूज छोड़ देते हैं, सिर्फ हम इसका आंसर रियल वाला लेते हैं, ये फर्क है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां से हम फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहां पर देखो पावर जो लिया वो नीचे 1/ऑड लिया, 1/ऑड, है ना। देखो जो हमने पावर लिया देखो वो 1/ऑड लिया, है ना। देखो जैसे मान लो अगर हम थोड़ा इसमें कुछ चेंज करें, है ना, इसको लिखो जरा सा बच्चे ध्यान से पहले,